नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। उत्तराखंड के चमोली जिले में रैणी गांव में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव वालों को अंदेशा है कि रेडियो एक्टिव डिवाइस के निकलने वाली गर्मी से ही रविवार को बाढ़ आई थी, जिसमें यहां के लोगों ने काफी नुकसान झेला है। राहत बचाव कार्य जारी है। आपदा में लापता 206 लोगों में से अभी तक 38 शव बरामद हो चुके हैं, तो वहीं 166 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन के डायरेक्टर पीयूष रौतेला का कहना है कि झील से पानी निकलना शुरू हो गया है और झील से वर्तमान में कोई खतरा नहीं होने की बात भी कही है। जो लोग बाढ़ के पानी के साथ मलबे में दबे हुए हैं और जो लोग बाढ़ के साथ पानी में बह गए होंगे, उनका बचाव अभियान पूरी अलकनंदा रिवर में जो स्ट्रेच डाउन स्ट्रीम ऑफ मारवाड़ी या फिर तपोवन में चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। जो लोग बाढ़ के पानी के साथ या मलबे में दब गए होंगे या बाढ़ के पानी के साथ बह गए होंगे, उनकी तलाशी अभियान पूरी अलकनंदा रिवर का जो स्ट्रेच है डाउन स्ट्रीम ऑफ मरवाड़ी या फिर तपोवन, वहाँ पर चल रहा है। उसमें पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारी जो लोकल पुलिस है, राजस्व की टीमें हैं, और उसी के साथ नेवी के डाइवर्स भी हैं। पूरे इलाके में तलाश कर रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति अगर हो तो उसे खोजा जाए। उसी के साथ जो टनल के अंदर है वहाँ रेस्क्यू अभियान चल रहा है। आज शाम तक पता चलेगा कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कितने लोग हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। जो लोग बाढ़ के पानी के साथ या और अधिक जानकारी के लिए विशाल गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, इस वक्त क्या कुछ राहत और बचाव कार्य चल रहा है? क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन बाद भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपदा कितनी बड़ी थी। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज त्रासदी जो आई थी उसका 7वां दिन है और लगातार जो हमारी टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू अभियान चलाए हुए हैं, चाहे उसमें एसडीआरएफ की टीमें हो, एनडीआरएफ की टीमें हो, इंडियन एयरफोर्स हो, पैरामिलिट्री हो। लगातार जो तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और सभी की देखरेख में कार्य चल रहा है। जोरों शोरों से कार्य चल रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी तक की इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग अभी तक सिर्फ 38 जो शव है हमने वो बरामद किए हैं और अभी भी 150 से ज्यादा जो लोग हैं वो लापता हैं। तो ये बड़ी त्रासदी का जो रूप लिया है, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से अभी तक हमारे जो 150 लोग हैं वो अभी तक भी लापता है। तो लगातार टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं भानु, और जल्द से जल्द लोगों को निकालने का जो काम है वो किया जाएगा यहाँ पर। जी ठीक है विशाल, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया है कि कब तक और ये बचाव कार्य चलता रहेगा, या अभी कितने और लोग मलबे में दबे होने की आशंका वो जता रहे हैं? बिल्कुल भानु, मैं लगातार बता रहा हूं जिस तरह से, और हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि लगातार जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो अपनी पूरी नजरें यहां पर बनाए हुए हैं और लगातार कड़े जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि लगातार जो हमारी टीमें हैं वो वहां पर अपना सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और उसी के तहत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर नजरें बनाए हुए हैं और अधिकारियों से लगातार वो अपडेट भी ले रहे हैं। और ऐसे में अधिकारी जो है वो भी अपनी जो पूरी नजरें हैं वहां पर टिकाए हुए हैं और लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि जब तक हमारा एक एक जवान को हम नहीं ढूंढ लेंगे तब तक हमारा जो रेस्क्यू अभियान है वो लगातार चलता रहेगा। इस तरह के जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश है तो उन पर लगातार जो अधिकारी हैं वो खड़े उतरते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार सर्च अभियान जो है वो जारी है बानू। ठीक है विशाल, टनल में कहां तक खुदाई हो चुकी है? टनल में कितने भीतर तक मशीनें जा चुकी हैं और अभी कितनी और रह गई है? बिल्कुल भानु, मैं बताना चाहूंगा कि टनल में लगातार जो खुदाई का काम है वो लगातार चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जेसीबी अंदर जा रही है, मलबा निकालने का काम कर रही है, लेकिन लगातार जो मलबा इतना ज्यादा है और इतना ठोस है कि जो हमारी मशीनें हैं वो कहीं ना कहीं टूट जा रही हैं, तो उनको रिपेयर करने में थोड़ा समय लग रहा है। अभी तक 150 मीटर तक हमारी जो टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं, लेकिन जिस तरह से हमें अभी और अंदर जाना है, अभी उसकी और खुदाई करनी है, तो उसको लेकर के अभी थोड़ा समय लग रहा है। लगातार जो हमारी टीमें हैं वो वर्क कर रही हैं अपना ईमानदारी से और लगातार लगी हुई हैं वहां पर। हमारी सेना हो तो लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो भी चलाया जा रहा है। पूरी अलकनंदा रिवर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि 150 से जो ज्यादा हमारे लोग हैं वो अभी तक भी लापता है। तो उनको लेकर के जो तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं भानु। जी बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम अपडेट्स के लिए।
तो बता दें कि लगातार राहत और बचाव का कार्य जारी है। 7 दिन हो चुकी हैं और 7 दिन के बाद भी अभी भी बचाव कार्य और राहत कार्य चल रहा है। टनल के अंदर खुदाई चल रही है। मलबा इतना ठोस है, इतना ज़्यादा है कि मशीनें तक वहाँ टूट जाती हैं, उनको रिपेयर करना पड़ता है। उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान तपोवन में काम करने के लिए गए जौनसार बावर के 9 युवकों के लापता होने के बाद से अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लापता युवकों के परिवार वालों को सांत्वना देने गांव और आसपास के लोगों का परिवार से मिलने का सिलसिला जारी है। नहीं पहुंचा तो बस शासन प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी। पंजिया गांव के ही 2 नौजवान संदीप चौहान और जीवन चौहान भी काम करने के लिए तपोवन गए थे। इन दोनों भाइयों का भी तपोवन त्रासदी के बाद से कोई पता नहीं लग पाया है। 25 वर्षीय संदीप चौहान का विवाह आने वाली 6 मई को होना तय हुआ है, जिसको लेकर परिवार वाले विवाह की तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन अब कुछ पता नहीं कि वो त्रासदी में लापता लोग कब लौटेंगे। मेरे 2 बेटे, मैं चाहता हूँ कि अगर सारे कुशल पहुँच जाए यहाँ तो बहुत हो जाए। यहाँ तो कोई प्रशासन यहाँ नहीं आया, कोई भी आदमी यहाँ नहीं आया है। पटवारी भी नहीं आया, कोई प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया जी। मेरे 2 बेटे में आपदा के बाद यहाँ कोई तहसील प्रशासन से तो कोई हमारे गांव में कोई आदमी आया नहीं है, ना कोई प्रशासन से कोई अधिकारी आया है। और जहाँ तक अब तक हमारे जो नॉलेज में है वो मे भी पॉसिबल 7 आदमी 9 लड़के हैं जो अभी तक लापता है, जिनका कोई मालूम नहीं हुआ है इस आपदा में। और अभी हम इस संबंध में और बाकी लोगों की जानकारी तो हमें है नहीं। बहरहाल प्रशासन की ओर से हमारे गांव में कोई फिलहाल आदमी नहीं आया, कोई अधिकारी। आपदा के बाद और अधिक जानकारी के लिए विकासनगर से प्रवेंद्र तुली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्योंकि जिस तरह से गांव के लोगों का ये आरोप है कि प्रशासन अभी तक नहीं पहुंचा है, उनके अपनों की कोई खबर उनको नहीं मिल पा रही है, तो फिल वक्त में वहां के क्या हालात हैं, क्या कुछ आपके पास अपडेट है? जी भानु जी, मैं आपको बता दूं, ये 7 तारीख को जो आपदा उत्तराखंड में आई थी उसके दौरान जो है तपोवन में जो क्षेत्र देहरादून जिले का जो जौनसार क्षेत्र है वहाँ के 9 बच्चे वहाँ पर काम करने गए हुए थे, जो कि अभी तक लापता है। और परिवार वाले हैं कि रो रो कर बुरा हाल है। और जो उनमें से 4 जो युवक हैं, बिल्कुल नौजवान युवक हैं, जो कि 20 से और 28 साल की उम्र के बीच के हैं, वो भी वहाँ पर तपोवन में गए हुए थे। और वो चारों ही बच्चे जो हैं ये कालसी क्षेत्र में जो पंजिया गांव पड़ता है वहां के रहने वाले हैं। और इसमें 2 सगे भाई भी हैं। 3 परिवारों, मतलब 3 फुल ये कहे कि 3 परिवारों से 4 बच्चे लापता हैं जी, जिसमें कि 2 सगे भाई हैं। और उन 2 भाइयों में से भी एक का भी विवाह होना तय हो रखा है, जो कि अभी जून में होना था। लेकिन परिवार वाले हैं कि तैयारी में लगे हुए थे, और जैसे ही उनको ये सूचना मिली तो उसके बाद से परिवार में पूरा गम का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रवेंद्र, जिस तरह से ये माहौल है वाकई बेहद गमगीन है, लेकिन प्रशासन की ओर से इन गमगीन परिवारों को क्या कुछ मदद मिली है? क्या प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं? जी मैं आपको बता दूं, जो अधिकारियों से हमारी खुद फोन पे वार्ता हुई। परिवार वालों से जब हमने इस बारे में पता करा तो परिवार वालों का कहना था कि अधिकारी अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है। तहसील का कोई भी प्रशासन का अधिकारी यहाँ पे नहीं आया, ना ही एसडीएम महोदया वहाँ पर पहुंची है, ना ही जो क्षेत्रीय पटवारी है वहाँ का वो वहाँ पर पहुंचा है। तो जब हमने इस बारे में एसडीएम कालसी से जब हमने बात करी तो एसडीएम कालसी का कहना है कि क्षेत्रीय पटवारी जो है वो गाँव में गए थे और उनके द्वारा जो है रिपोर्ट मुझे सौंप दी गई है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि जब क्षेत्रीय पटवारी, गांव वालों का कहना है कि क्षेत्रीय पटवारी गांव में आया ही नहीं, तो गांव में जाए बगैर क्षेत्रीय पटवारी ने रिपोर्ट कैसे जो है ऑफिस में सौंप दी, ये भी एक जांच का विषय है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं पवित्र, अब ये एक जांच का विषय बन गया है कि आप जो अधिकारी हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, और जहां पर ये परिवार जहां पहले से ही गमगीन है उनके ऊपर एक लापरवाही की चोट और इन अधिकारियों की ओर से दी जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो अधिकारी है, जो भी ये सरकारी अधिकारी है, इनका फर्ज बनता है कि इतनी मोटी मोटी तनख्वाह लेकर के ये जो है सरकारी पदों पर यहाँ कार्य कर रहे हैं, और इन्हें सरकार द्वारा मोटी मोटी तनख्वाहें दी जा रही है। वह तनख्वाह जो है इन्हें केवल जो है अपने क्षेत्र को के लोगों की रक्षा और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए दी जाती है। और आप खुद देखिए कि जो ये आपदा आई है, आपदा में पंजिया गांव के 4 लड़के लापता है, और चारों के परिवार वालों ने जब हमने उनसे ये बात करी कि प्रशासन का कोई आदमी आया था, तो आप ये देखिए कि 5 दिन बीतने के बाद भी, लेकिन अभी तक जो है वहां पर प्रशासन का कोई आदमी वहां पर पहुंचा नहीं है, और किसी भी तरह का संपर्क जो है उनका अपने जो नौजवान, उनके बच्चे जो वहां पर गए हुए थे कार्य के लिए, उनसे भी नहीं हो पाया है। तो ऐसे में जो है उनका गमगीन होना लाजमी है, और जो हम भगवान से यही उनका मतलब कहना था, सभी परिवार वालों का यही कहना था कि हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे सकुशल हों और वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तुली जी आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो देखिए, प्रशासन की एक और लापरवाही ऐसे में इस आपदा में उजागर हो रही है, जहां उत्तराखंड सरकार लगातार दिन रात राहत और बचाव कार्य करवा रही है, वहां ऐसे में अधिकारी इस राहत बचाव कार्य पर पलीता लगाते भी दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक आदेश से उत्तराखंड शासन के अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री रावत 15 फरवरी से जिलेवार सभी विधानसभाओं की विकास योजनाओं की समीक्षा करने जा रहे हैं। समीक्षा का एजेंडा मुख्यमंत्री की विधानसभाओं को लेकर की गई वो घोषणाएं रहेंगी जो पूरी नहीं हो पाई हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों से एक एक घोषणा के बाबत जानकारी लेंगे। इस दौरान संबंधित जिलों के विधायक भी मौजूद रहेंगे। सचिव अमित नेगी ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम 15 फरवरी से शुरू हो रहे समीक्षा मीटिंग के फर्स्ट फेज में चमोली, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून को छोड़ सभी 9 जिलों की 37 विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। समीक्षा तो मेरी रेगुलर मैं करता रहता हूं, और इस समय मैंने अभी कल परसों से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन तब तक ये आपदा के कारण ये नहीं हो पाया, तो अब हम 15 तारीख से उसकी शुरुआत करेंगे। और इस पर अधिक हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। विनोद जी, मुख्यमंत्री जी अब एक बार फिर से सभी कार्यों की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। हालांकि उनका कहना है कि अक्सर वे समीक्षाएं तो करते रहते ही हैं इन कार्यों की, लेकिन अब आगे की क्या कुछ रणनीति उनकी रहेगी, इन योजनाओं की समीक्षा करने के पीछे क्या कुछ मकसद है? हम उत्तराखंड की जनता से जी 4 साल पहले जो वादा किया था, और उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जो है तो सत्ता सौंपी थी, और हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में कि 18 मार्च को 4 साल पूरे होने वाले हैं जी। निश्चित रूप से हमने विकास के सब काम पूरे किए हैं जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था। वो चाहे कोविड-19 से लेकर हुई उत्पन्न परिस्थितियां रही हों, चाहे वो स्वरोजगार से लेकर उत्पन्न परिस्थितियां रही हों, चाहे वो हमारी सरकार जीरो टैलेंट से लेकर रही परिस्थितियों पर रही हो, हमने प्रदेश की जन भावनाओं का आदर करते हुए ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, और वहां के ढांचागत विकास के लिए भी पैसा रिलीज कर दिया है। वहां भी अब जो है तो बजट भाषण वही होगा, और सरकार चूंकि हम अकाउंटेबिलिटी में विश्वास रखते हैं कि हमने जनता से क्या वादे किए थे उनको हमने पूरा किया है कि नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं पूरी हुई है कि नहीं हुई है, वो कांग्रेस की तरह कहीं हवाई तो नहीं थी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी समीक्षा की और अब भी समीक्षा कर रहे हैं। 37 विधानसभाओं की समीक्षा अगले कुछ दिनों में होगी, और उसके बाद शेष विधानसभाओं की समीक्षा होगी। इसलिए और हमारी केंद्र की सरकार ने भी जो हमारे राज्य को जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो पैसा दिया है,
जी। और उससे भी उत्तराखंड राज्य जो आज चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है। और अन्य जितनी भी हमारी योजना है उन सब की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और हम निश्चित रूप से जनता के प्रति जवाबदेह हैं और हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में भी आने वाले चुनाव में जाएंगे। ठीक है, ये तो अधिकारियों के साथ विनोद जी समीक्षा होगी, लेकिन क्या लोगों से भी सीधे रूबरू होंगे इस दरमियान मुख्यमंत्री जी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी जनता से भी रूबरू होंगे और उसका जो ग्राउंड जीरो है उसका देखेंगे कि जो योजनाएं प्रारंभ की गई हैं उनका किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। उद्देश्य यही है और ये सब चीजें देखी जाएंगी। और हमारा पूरा जो तंत्र है, चाहे हमारा संगठन है, वो भी इस पर पूरी तरह सजग है। और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत आज एक गौरवशाली परंपरा की ओर आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड भी एक गौरवशाली परंपरा के अंदर आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से हम सभी कार्यों की समीक्षा करेंगे और जनता को जो राहत और रेमेडी और जो विकास कार्य इस समय उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारी केंद्र की डबल इंजन की सरकार ने दी है, वो पूरे राज्य के अंदर वो सब चीज दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो अन्य कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे घर घर नल हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन हो क्योंकि सैनिक प्रदेश है, और चाहे वो जिस तरह की भी योजनाएं, हमने पूरी तरह से ऐसी योजनाएं चलाने का प्रारंभ की है जिससे कि उत्तराखंड राज्य का भला हो और उत्तराखंड राज्य में एक विकास की ओर सरपट दौड़े। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना ढांचागत विकास, सड़कें और बिजली यहाँ बन गई है, अगले साल जो है तो उत्तराखंड राज्य के अंदर 1 वर्ष के अंदर लगभग 1 करोड़ टूरिस्ट आने वाला है। और निश्चित रूप से जो है उत्तराखंड राज्य एक दिन धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। और उत्तराखंड एक दिन हम सब नौजवानों को या हम सब जितने भी माता बहनें हैं उन सबको भी रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं, अभी मिल रहे हैं। उनके लिए हम बैंकों से भी ऋण उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं, सब्सिडी भी दे रहे हैं। हमने ग्रोथ सेंटर भी प्रारंभ किए हैं कई स्थानों पर, 100 स्थानों पर। वहां पर महिलाओं के द्वारा काम किया जा रहा है और उससे भी जनता की, उससे भी बहनों की बहुत अच्छी आय हो रही है। इस तरह से हम हर फील्ड में हम इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया हो और उत्तराखंड राज्य एक सुंदर राज्य हो। हमने निवेश के लिए पिछली बार आमंत्रित किया था, राज्य की सरकार ने 25 करोड़ रुपया ग्राउंडिंग जीरो में आ चुके हैं और 40 करोड़ आने का अनुमान है। लेकिन कोविड के कारण थोड़ा व्यवधान पैदा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने अपनी विकास की रफ्तार को पकड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सियाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम भले ही तेज गति से चल रहा हो, लेकिन इस योजनाओं में लोगों की खून पसीने की कमाई दबा दी गई। पहाड़ों को रेल लाइन से जोड़ने वाली इस योजना में जिन लोगों के खेत और भूमि रेलवे ने ली थी, वो लोग आज तक अपनी भूमि का मुआवजा लेने को तरस रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। नारेबाजी करती इन महिलाओं का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ है। ये महिलाएं अपने हक की मांग कर रही हैं। हक अपनी जमीन के बदले मुआवजे का। प्रशासन की वादा खिलाफी पर लोगों में रोष है। दरअसल पहाड़ों को रेल लाइन से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य इन दिनों तेजी से चल रहा है। जिला तहसील के अंतर्गत सिवाई में रेल लाइन का अंतिम स्टेशन बनाया जा रहा है। इसके लिए रेलवे द्वारा सिवाई गांव के लोगों की कृषि भूमि अधिग्रहण की गई है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक कई काश्तकारों को रेलवे द्वारा भूमि का पैसा नहीं दिया गया है। इसके बावजूद रेलवे द्वारा काश्तकारों की अन्य भूमि पर भी रेलवे द्वारा जबरन कार्य किया जा रहा है। और तो और प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्या को लेकर सिवाई गांव के लोगों के साथ बैठक रखी थी, लेकिन बैठक में न जिलाधिकारी पहुंचे और न ही उप जिलाधिकारी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने बैठक का बहिष्कार कर रेलवे और जिला प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। नई भूमि अधिग्रहण के संबंध में जो हमारी पिछली भूमि थी उसके पैसे अभी आज तक हमको मुआवजा कुछ जमीनों का नहीं मिला है। और हमारे रेलवे ने हमसे ये कहा था कि हम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक नौकरी देंगे, लेकिन आज तक भी उस पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। और जिला प्रशासन
जिला प्रशासन के लोग सोए हुए हैं, हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। और जो ये हमारे रोजगार में आज तक रोजगार भी नहीं मिल पाया है। और जो हमारे जो ये नई लैंड है उसका हम घोर विरोध, सभी ग्रामवासी इसका घोर विरोध कर रहे हैं। रेल परियोजनाओं से प्रभावित युवाओं का कहना है कि रेलवे ने कार्य शुरू होने से पहले ग्रामीणों को भरोसा दिया था कि गांव के हर परिवार के एक शख्स को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन ने ना तो रोजगार दिया और ना ही जमीन का मुआवजा। पहले रोजगार के युवाओं के लिए रोजगार है, क्योंकि जब यहाँ पे सबसे पहले रेल का कार्य प्रारंभ हुआ था तो हमारा टाइप आरवेल से हुआ था। आरवेल ने हमको कहा था कि आपको मुआवजे के साथ परिवार में प्रत्येक को एक नौकरी मिलेगी, जिसका कि अभी तक यहाँ परिवार में नौकरी नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो रेलवे में पैसा जो है गाँव वालों का ही फंसा पड़ा था, जिसके लिए कि हम लोगों ने प्राधिकरण देहरादून में केस चला था, लेकिन वहाँ 5 महीने से सुनवाई नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ पे अभी तक सरकार ने कोई जज अपॉइंट नहीं किया हुआ है। अपनी पुश्तैनी जमीन को विकास के नाम पर रेलवे को दे चुके ग्रामीण अब अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ों के विकास का नाम लेकर पहाड़ के लोगों को ही नजरअंदाज कर दिया। विकास के नाम पर अपनी जमीनें सरकार को दे चुके लोगों को रेलवे द्वारा मुआवजा न दिया जाना सरासर गलत है। जिन शर्तों के साथ काश्तकारों से जमीनें ली गई थी, उस आधार पर ग्रामीणों की मांगें जायज हैं। अगर समय रहते काश्तकारों की मांग नहीं मानी गई तो ग्रामीण इसी तरह रेल कार्यों का विरोध करेंगे, जिससे न सिर्फ रेलवे के इस कार्य में बाधा आएगी, बल्कि साथ ही केंद्र की यह परियोजना विवादों में फंस कर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।